dear students and faculty members who are watching this channel, जैसा कि आपको पता है कि जेनेटिक्स की एक व्याख्यान माला की श्रृंखला का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें समय समय पर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स की वीडियो शूटिंग, रियल वीडियो शूटिंग्स हैं, वो यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा आपसे शेयर की जाएगी। इसी व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पे आपसे चर्चा करूंगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा गुणसूत्रों में होने वाले उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन म्यूटेशन। क्रोमोसोम के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर जैसे आप जानते होंगे, हर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमेटिड्स के अंदर क्रोमोनिमिटा होते हैं और इसके अंदर जीन जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन होता है। कुछ गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर नहीं होते, उनको एसेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। कुछ में एक सेंट्रोमियर होता है, वो मोनोसेंट्रिक के नाम से जाने जाते हैं। कुछ में दो सेंट्रोमियर होते हैं, वो डाइसेंट्रिक के नाम से जाने जाते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेसिस पे भी क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन होता है और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र मेटासेंट्रिक प्रकार के हो सकते हैं, सब मेटासेंट्रिक प्रकार के हो सकते हैं, टीलोसेंट्रिक प्रकार के हो सकते हैं। तो ये गुणसूत्रों में जब म्यूटेशंस होता है तो उन म्यूटेशंस के कारण क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है। क्रोमोसोम में जीन की जो संख्या है, जीन की लोकेशन है, जीन की पोजीशन है, वो परिवर्तित होती रहती है। और बेसिकली जैसे अपने ह्यूमन की बात करें, अपने ह्यूमन में लगभग 30,000 जीन्स प्रेजेंट है और ये 30,000 जीन 46 गुणसूत्रों के ऊपर वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। और आजकल ये बाकायदा पता है क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है और मनुष्य के सारे जीन्स के बारे में डिटेल स्टडी है वो की जा चुकी है। और वर्तमान में साइंटिस्ट को क्या, हर लेमैन को ये पर्सन्स हैं, यदि आप इंटरनेट के थ्रू आप यदि सर्च करो तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि पहले नंबर के गुणसूत्र पे कौन से जीन है, दूसरे नंबर के क्रोमोसोम पे कौन से जीन है। तो प्रत्येक गुणसूत्र पे जीन्स की संख्या निश्चित होती है, जीन की सीक्वेंस निश्चित होती है, जीन की पोजीशन निश्चित होती है, दो जीन के बीच में एक अंतराल है वो निश्चित होता है और सेंट्रोमियर से उस जीन की कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस पे वो जीन्स लोकेट है, ये सारी बातें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन जब मियोसिस होता है, जब सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, उस समय जीन्स की अदला बदली के कारण कई बार अप्रत्याशित परिणाम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं और गुणसूत्रों की में उपस्थित जीन की संख्या और व्यवस्था में जो होने वाला जो परिवर्तन है, जो अरेंजमेंट है, वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि गुणसूत्र में जो जीन्स हैं, जीन की संख्या में कमी या बेसी होती है या उनके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, रीसफलमेंट होता है, उनका अरेंजमेंट है वो किसी भी तरीके से चेंज हो जाता है। ये सारे चेंज सामूहिक रूप से क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के नाम से जाने जाते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका जो आउटलाइन जो खाका है, एक नट सेल में इसकी शॉर्ट समरी मान लो, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो गुणसूत्रों में होने वाले जो उत्परिवर्तन हैं ये बेसिकली 4 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज डिलीशन या विलोपन। सेकंड जो टाइप है दैट इज डुप्लीकेशन। तीसरी जो टाइप है दैट इज इन्वर्जन। और
चौथी जो टाइप है दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो गुणसूत्रों में होने वाले उत्परिवर्तन ये 4 प्रकार के हो सकते हैं, डिलीशन टाइप के, डुप्लीकेशन टाइप के, इन्वर्जन टाइप के और ट्रांसलोकेशन टाइप के। डिलीशन टाइप में क्या होगा, डिलीट। इसमें नाम से स्पष्ट है कि इसमें गुणसूत्रों में जो जीन्स हैं उसमें कुछ जीन विलोपित हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। अब डिलीशन कहाँ होगा उसकी बेसिस पे फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। डुप्लीकेशन में क्या होगा, कोई जीन है वो रिपीट हो जाता है, कोई जीन है वो 2 बार रिपीट हो गया, तो किसी जीन की जब पुनरावृत्ति हो वो उत्परिवर्तन डुप्लीकेशन के नाम से जाने जाते हैं। और इन्वर्जन में क्या होगा, इसमें जीन की संख्या में कोई कमी अथवा वृद्धि नहीं होती है, जीन की सीक्वेंस जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो गुणसूत्र में जीन का जो क्रम होता है वो उल्टा हो जाता है, उल्टा होने से इस म्यूटेशन को इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। और ट्रांसलोकेशन जो होता है इसमें जीन्स की शिफ्टिंग होती है। ये जीन की शिफ्टिंग सेम क्रोमोसोम में हो सकती है, अलग अलग असमजात गुणसूत्रों के बीच में हो सकती है, यूनिडायरेक्शनल हो सकती है, बाई डायरेक्शनल हो सकती है। अब यहाँ पर जो डिलीशन जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशंस भी 2 तरह का होगा। एक तो टर्मिनल डिलीशन, एक इंटरकैलरी डिलीशन। डुप्लीकेशन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन और डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इन्वर्जन जो है ये 2 प्रकार का होता है। हाँ, एक तो पैरासेंट्रिक, एक पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक भी 2 प्रकार का होता है। हाँ, एक तो होमोब्रैकियल और सेकंड इज हेट्रोब्रैकियल। पेरिसेंट्रिक जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होमोसोमल सेकंड इज एलिलोसोमल। इसी तरह ट्रांसलोकेशन जो है ये म्यूटेशंस भी 2 तरह का है। एक तो इंट्रा टाइप का, यानी उसी गुणसूत्र के अंदर इंट्रा क्रोमोसोमल, और 2 अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में भी होता है, ये होता है इंटर टाइप का। तो इंट्रा क्रोमोसोमल, इंटर क्रोमोसोमल। इंटर क्रोमोसोमल जो है ये भी 2 टाइप का होता है। एक तो यूनिडायरेक्शनल, इसमें जीन का स्थानांतरण एक तरफा होता है, यानी एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे
लेकिन दूसरे क्रोमोसोम से बदले में कोई जीन नहीं आता है। और दूसरी टाइप की इसकी होती है बाई डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल जो है ये भी 2 टाइप का होता है। एक तो सिंपल टाइप, एक रिवर्स टाइप। इसी तरह बाई डायरेक्शनल जो है ये भी 2 टाइप का है। एक तो यू सेंट्रिक और सेकेंड इज एनुसेंट्रिक। तो एक नटसेल में इस चैप्टर का ये पूरा क्लासिफिकेशन है। एक बार मैं फिर आपसे शेयर कर लूँ। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस 4 प्रकार का हो सकता है, डिलीशन टाइप का, डुप्लीकेशन टाइप का, इन्वर्जन टाइप का और ट्रांसलोकेशन टाइप का। डिलीशन टाइप का जो है ये भी 2 टाइप का है, टर्मिनल डिलीशन, इंटरकैलरी डिलीशन। डुप्लीकेशन है ये 3 टाइप का है, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन और डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इन्वर्जन जो है ये 2 तरह का है, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक भी 2 तरह का होगा, होमोब्रैकियल टाइप, हेटेरोब्रैकियल टाइप। पेरिसेंट्रिक है ये भी 2 टाइप का है, होमोसोमल, एलिलोसोमल। ट्रांसलोकेशन है ये 2 तरह का है, इंट्राक्रोमोसोमल, इंटरक्रोमोसोमल। इंटरक्रोमोसोमल भी 2 टाइप का होगा, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल भी 2 टाइप का है, सिंपल टाइप, रिसेसिव टाइप, रिवर्स टाइप। और बाई डायरेक्शनल ये भी 2 तरह का है, यूसेंट्रिक टाइप और एनुसेंट्रिक टाइप। अब इनकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा पिक्चर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा। फर्स्ट टाइप इज डिलीशन। अब डिलीशन में नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के म्यूटेशंस में गुणसूत्रों में जीन की संख्या में कमी आती है, जीन जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। अब गुणसूत्रों के किस पार्ट से, किस लोकेशन से जीन डिलीट होंगे उसकी बेसिस पे ये म्यूटेशंस भी 2 तरह का है। एक तो टर्मिनल डिलीशन, एक इंटरकैलरी डिलीशन है। यहाँ पर एक जैसे एक नॉर्मल क्रोमोसोम जैसे मैं एक एज ए मॉडल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसी मॉडल को सारे म्यूटेशंस में मैं काम में लूँगा। सपोज ये क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है जिसको मैंने रेड कलर से जैसे डेजिग्नेट किया है। और इस क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट हैं, सपोज ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। मान लो इस क्रोमोसोम में टोटल 12 जीन हैं, ए से लेके एल तक। 6 जीन सेंट्रोमियर के इधर वाले क्रोमेटिड में हैं, 6 जीन इधर वाले क्रोमेटिड में हैं। अब टर्मिनल डिलीशंस में क्या होगा, इस प्रकार के म्यूटेशंस में जीन्स गुणसूत्र के टर्मिनल एंड से डिलीट होते हैं। टर्मिनल एंड कौन से हो गए, गुणसूत्र का ये वाला जो पार्ट है ये टर्मिनल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये टर्मिनल पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये सेंट्रोमेरिक पार्ट है। तो जब गुणसूत्र के दूरस्थ हिस्सों से, टर्मिनल पार्ट से जब क्रोमोसोम गायब हो जाते हैं, क्रोमोसोम डिलीट हो जाते हैं, तो ये म्यूटेशंस क्या कहलाएगा, टर्मिनल डिलीशन। मान लो इस केस में ए बी सी जीन सपोज डिलीट हो गए, तो आफ्टर डिलीशन गुणसूत्र की जो रचना बनेगी वो रचना इस तरह की होगी। ये क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर, और यहाँ पर ए बी सी 3 जीन है वो गायब हो गए, डिलीट हो गए। अब डिलीशन के बाद में
बचे गुणसूत्र की स्ट्रक्चर इस तरह की हो जाएगी, DEF GH IJKL। अब ये डिलीशन हो सकता है गुणसूत्र के इस टर्मिनल एंड से भी हो सकता है, नीचे वाले एंड से भी हो सकता है, दोनों खंडों से भी हो सकता है। अब इस म्यूटेशंस में आप देख रहे हो ABC जो 3 जीन पहले जो प्रेजेंट थे वो जीन अब डिलीट हो गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए, और डिलीशन के बाद में इस गुणसूत्र की आकृति ऐसी होगी। अब पहले वाले केस में आप देख रहे हो सेंट्रोमियर एकदम बीच में था और सेंट्रोमियर के दोनों ओर की भुजाओं की लंबाई वो लगभग बराबर थी, और इस तरह के जो गुणसूत्र होते हैं उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। लेकिन आफ्टर डिलीशन आप देख रहे हो क्रोमोसोम की ये भुजा तो पहले जितनी है, लेकिन ये भुजा पहले की तुलना में छोटी हो गई, और पहले जो क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक था अब वो क्रोमोसोम कैसा हो गया, सब मेटासेंट्रिक। तो म्यूटेशंस के कारण क्रोमोसोम की जो संरचना होती है, क्रोमोसोम की जो आकृति होती है वो चेंज होती रहती है, और क्रोमोसोम की आकृति में जब चेंजिंग हो रहा है इसका मतलब म्यूटेशंस का प्रेशर है, नेचर का प्रेशर है, सिलेक्शन प्रेशर है, म्यूटेशंस प्रेशर है, नई तरह का वेरिएशन है वो डेवलप हो रहा है, नई तरह की स्पीसीज बनने की संभावनाएं चल रही है। यदि किसी प्राणी में सारे क्रोमोसोम एक ही जैसे हों और करोड़ों वर्ष तक वही सिचुएशन चलती रहे, इसका मतलब उस स्पीसीज में कोई उद्विकास नहीं हो रहा है, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। इवोल्यूशन के लिए सबसे बढ़िया होता है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग होती रहनी चाहिए, वो चाहे किसी भी डायरेक्शंस में हो। अब इसका दूसरा जो पार्ट है इंटरकैलरी डिलीशन, इसमें क्या होगा, जीन्स गुणसूत्र के बीच में से डिलीट होता है। सपोज इस केस में CDE ये 3 जीन मान लीजिए यहाँ पर गायब होते हैं, डिलीट होते हैं, और डिलीशन के बाद में नया जो क्रोमोसोम्स बनेगा हाँ उसकी सिचुएशन ये हो जाएगी, हाँ ये गुणसूत्र का सेंट्रोमियर, हाँ ये इधर वाले जीन हैं GH IJKL, और इस वाले खंड में C और D जीन जैसे गायब हुए हैं। C और D जीन गायब होने के बाद में फाइनल सिचुएशन इस तरह की बनेगी ABEF। अब पहले वाले केस में तो क्रोमोसोम के जीन जो गायब हुए थे वो टर्मिनल एंड से गायब हुए थे, टर्मिनल एंड से डिलीट हुए थे, विलोपित हुए थे, इसलिए इस म्यूटेशंस को तो टर्मिनल डिलीशन के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर C और D जीन ये गुणसूत्र के बीच में से विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए इस म्यूटेशंस को इंटरकैलरी डिलीशन के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन है कि इस विलोपन का प्रभाव क्या पड़ेगा, इस विलोपन को डायग्नोसिस कैसे करते हो, इस विलोपन को डिटेक्ट कैसे करते हो। तो कुछ पॉपुलर एग्जांपल मैं इस म्यूटेशंस के आपसे शेयर करूंगा। एक एग्जांपल है इसमें कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम, इस म्यूटेशंस में क्या होता है कि अपने बॉडी में 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम्स हैं ऑटोसोम, उस ऑटोसोम पे स्वर तंतु को बनाने वाले जीन्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स को, और स्वर तंतु जब प्रॉपर होते हैं तो आदमी का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रॉपर होता है। अब कई बार 5वें क्रोमोसोम में यदि डिलीशन हो जाए तो प्रॉपर वोकल कॉर्ड की फॉर्मेशंस नहीं होती है, और बच्चा जब रोता है तो ऐसे रोता है जैसे कोई बिल्ली का बच्चा रो रहा हो। इसलिए इस बीमारी को कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, या क्राई डू चैट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और 10,000 में से एक बच्चे में इस तरह की स्थिति है वो पैदा हो सकती है। इस तरह के बच्चे चूरू में भी मैंने 2-3 परिवारों में ऑब्जर्व किए हैं।
इसका एक एग्जाम्पल है वाल्जिंग रैट। वाल्जिंग रैट का मतलब घूमने वाले रैट। अब अपनी बॉडी में कान जो होता है, कान के डबल फंक्शन है। कान सुनने का भी काम करता है, कान बॉडी का बैलेंस बनाने का भी काम करता है। और अपने कान के 3 पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर के अंदर कॉक्लिया नामक रचना होती है, उसके अंदर कैल्शियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। इसके अलावा कान के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, तीनों अलग अलग एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और कई बार आप बड़े बड़े जो हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते हैं उसमें देखा होगा झूले होते हैं, अलग अलग तरह के झूले। कुछ झूले ऐसे हैं जो सर्किल के रूप में है, यो वर्टिकल यूँ घूमते हैं। कुछ झूले ऐसे हैं जो इस तरह हॉरिजॉन्टली घूमते हैं। एक नाव आपने देखी होगी, है नाव इस तरह ऊपर आती है, इस तरह नीचे आती है। अब तीनों अलग अलग प्रकार के झूलों में आप हिंड के देखो, झूला झूल के देखो। आपके कानों में जो कैनाल है, अर्धवर्ताकार कैनाल है, उस कैनाल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, उस एंडोलिम्फ के अंदर एक तरह का मोशन होता है, एक तरह की उसमें सर्कुलेशन होती है। और वो सर्कुलेशन होती है तो कान में जो कैल्शियम के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के अंदर भी एक तरह का स्पंदन होता है, एक तरह का पल्सेशन होता है। और झूला झूलने के बाद में आपको अजीब तरह सा आभास होता है। आप यदि हॉरिजॉन्टल झूले में घूमते हो और आप जब झूला झूल के नीचे उतरेगी तो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह का एक तरह का रोलिंग जो होता है वो देखने को मिलता है। तो कई बार चूहों में क्या होता है कि इस प्रकार के डिलीशन के कारण कान की जो सेमी सर्कुलर कैनाल जो बनाने वाले जीन्स हैं, उन कैनाल की प्रॉपर फॉर्मेशंस नहीं हो पाती है। और ये जो चूहे होते हैं ये सीधे नहीं चलते हैं। इसको मान लीजिए इस आंगने के अंदर फर्श पे आपने यदि छोड़ दिया, इस टेबल पे यदि छोड़ दिया, तो ये चूहे जो होते हैं ये सीधे नहीं चलते हैं। सीधे नहीं चलने के बजाय वो अपने आंगने के ऊपर इस तरह रोटेट करते रहेंगे, यानी घूमते रहेंगे। ये एक तरह का डांस होता है। यूरोप में जैसे डांस होता है, डिस्को डांस, ब्रेक डांस, तो वहाँ पर एक इस तरह का ये वाल्जिंग डांस भी होता है। तो चूहे जो हैं वो फर्श के ऊपर इस तरह रोल करते रहेंगे, सर्किल के रूप में घूमते रहेंगे। इस कारण इस लक्षण को वाल्जिंग रैट के नाम से जाना जाता है। और ये जो लक्षण है ये डिलीशन के कारण पाया जाता है। ये चूहे सीधे नहीं चलेंगे बल्कि रोटेट होते रहेंगे। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल है नॉच विंग। नॉच विंग यानी खांचदार पंख। अब ड्रोसोफिला जैसे है, ड्रोसोफिला का कोई भी इंसेक्ट हो, लेकिन ड्रोसोफिला है वो सेंसिटिव होती है। इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कम होती है और इसमें म्यूटेशंस जो है उसको आप आसानी से ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अब नॉर्मल जो ड्रोसोफिला है उसमें पंखों की जो आकृति होती है वो जनरली इस तरह की होती है। इन पंखों के अंदर अलग अलग सिराएं होती है, 8 तरह की। हर सिराओं का अलग अलग नाम होता है इसमें। जैसे सबसे पहली जो सिरा है इसको कोस्टा के नाम से जाना जाएगा। इसमें सेकंड जो सिरा है इसको सब कोस्टा के नाम से जाना जाएगा। इस तरह इसमें टोटल 8 सिराएं होती है, कोस्टा, सब कोस्टा, क्यूबिटस, रेडियस, मीडियस, एनल, फर्स्ट एनल, सेकंड एनल, थर्ड एनल। अब इस पंख का जो मार्जिन है वो एकदम स्मूथ है। इस पंख के अंदर कोई खांच नहीं है। लेकिन कई बार डिलीशन टाइप के म्यूटेशंस के कारण इन ड्रोसोफिला में जो पंख बनेंगे वो पंख कई बार खांचदार बन जाते हैं और पंख में इस तरह की खांच जो होती है वो डेवलप हो जाती है। अब इस तरह के खांचदार जो पंख बनते हैं, नोच विंग, ये पंख इस प्रकार के म्यूटेशंस के कारण डेवलप होता है। तो ये पहली टाइप की कैटेगरी है डिलीशन टाइप। और डिलीशन टाइप में क्या होगा, नॉर्मल जो क्रोमोसोम होता है
उसमें जीन विलोपित होते हैं। ये जीन गुणसूत्र के अंतिम सिरों से भी विलुप्त हो सकते हैं। उस केस में इसको टर्मिनल डिलीशन के नाम से जाना जाएगा। बीच में से विलुप्त होते हैं तो इसको इंटरकैलरी डिलीशन के नाम से जाना जाएगा। अब क्वेश्चन है कि अपनी बॉडी में जो समजात गुणसूत्र है उसमें पता कैसे लगे कि विलोपन हुआ है? हाउ कैन यू डिटेक्ट? इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस हैं। सेल में जब डिवीजन होता है तो समजात गुणसूत्रों में सिनेप्सिस होती है, आपने देखा होगा। मदर और फादर के जो दोनों गुणसूत्र हैं वो सेंट्रोमियर से सेंट्रोमियर में अटैच होंगे, जीन टू जीन अटैच होंगे, एक एक लॉकस है वो एक दूसरे के सामने होता है। अब जिस जीन के अंदर डिलीशन नहीं हुआ है उस जीन का वो पार्ट एक लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैचिंग होती है वो तो जीन टू जीन होती है, लॉकस टू लॉकस होती है, सेम करेक्टर टू सेम करेक्टर होती है। इसको जैसे मैं फिगर के रूप में जैसे रिप्रेजेंट करूं, सपोज यहाँ पर मैं येलो कलर में जो क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ, ये क्रोमोसोम तो मान लीजिए मदर का है, इसको मैं M के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसके अंदर जीन है मान लीजिए A, B, F, G, H, I। अब इस गुणसूत्र में आप देख रहे हो A जीन प्रेजेंट है, B जीन प्रेजेंट है, लेकिन C, D, E 3 जीन इसके अंदर गायब है। इसका मतलब इस मदर वाले क्रोमोसोम में इंटरकैलरी टाइप का डिलीशन हुआ है। और दूसरी तरफ फादर का जीन है, इसको मैं ब्लू कलर में, इसको मैं रेड कलर में जैसे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो पेयरिंग जो होगी वो जीन टू जीन होगी। फादर का ये जीन, मदर का ये जीन आमने सामने है, फादर का बी जीन मदर के बी जीन के सामने है। अब फादर का सी जीन है, उसके सामने सी जीन नहीं है, डी के सामने डी नहीं है, ई के सामने ई नहीं है, क्योंकि 3 जीन इस मदर वाले क्रोमोसोम से डिलीट हो गए। लेकिन पैटर्नल जो क्रोमोसोम था उसके अंदर सी, डी, ई तीनों जीन प्रेजेंट हैं। अब ये तीनों जीन वाला जो सेगमेंट होगा वो यहाँ पर एक लूप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस लूप के अंदर सी जीन प्रेजेंट है, डी जीन प्रेजेंट है, ई जीन प्रेजेंट है, एफ के सामने एफ जीन, जी के सामने जी जीन, एच के सामने एच जीन, आई के सामने आई जीन। तो माइक्रोस्कोप में यदि इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे अपने को, तो जिस क्रोमोसोम में लूप यदि दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो सामान्य गुणसूत्र है, उसके अंदर कोई विलोपन की घटना नहीं हुई है। और जो गुणसूत्र एकदम सीधा छड़ के समान दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसमें डिलीशन हुआ है। अब कितने जीन डिलीट हुए हैं वो इस लूप की बेसिस पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है डिलीशन को डिटेक्ट करने का। और इसको लेबोरेटरी में, सामान्य लेबोरेटरी में भी, क्योंकि आजकल जो बढ़िया रिसर्च माइक्रोस्कोप है उसमें भी 10,000 गुना तक आप सेल को एनलार्ज करके देख सकते हो। हमारे यहाँ पर रिसर्च माइक्रोस्कोप है बढ़िया, ओलम्पस कंपनी के, और उसमें जो नॉर्मल सेल है उसको 10,000 गुना तक बड़ी करके देख सकते हैं। और सेल को प्रॉपर एस्टोकार्मिन से स्टेन कर लें तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं बाकायदा हम क्लियर दिखाई देते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो ये था इसका फर्स्ट टाइप डिलीशन, फर्स्ट टाइप का म्यूटेशन, दैट इज डिलीशन। अब सेकेंड टाइप का जो म्यूटेशन है दैट इज डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन में भी नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है इसमें जीन की पुनरावृत्ति होती है, जीन रिपीट होता है, जीन डुप्लीकेट हो जाता है। अब डुप्लीकेशन कहाँ पर होगा, किस लोकेशन में होगा, किस सीक्वेंस में होगा, किस क्रम में होगा, उसकी बेसिस पे डुप्लीकेशन टाइप के जो म्यूटेशंस हैं ये भी 3 तरह के होते हैं: टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन और डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन।
यहाँ पर भी मैं इसको फिगर के रूप में, फिगर में इसी मॉडल को एज ए मॉडल अपन काम में लेंगे, सेम क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम में किस किस तरह का म्यूटेशन होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें ये चित्र मैं नहीं बना रहा हूँ, इसी चित्र को आप एज ए मॉडल इसको अपन काम में लेंगे और इसकी जो फर्दर जो चेंजिंग होती है वो चेंजिंग मैं यहाँ आपको बताऊँगा। पहला मैं केस ले रहा हूँ टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होगा, जो जीन रिपीट हो रहे हैं वो उसी क्रम में रिपीट होंगे और उसी सीक्वेंस में होंगे और जस्ट सीक्वेंस में जस्ट फॉलोवर के रूप में, इसके अंदर कोई इंटरवल नहीं है, कोई पॉज नहीं है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब सपोज मान लो ए बी सी, ये 3 जीन है जिसकी यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, जिसका डुप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी ये 3 जीन पहले से ही हैं और रिपीट जो हो रहे हैं इसको मैं येलो कलर में इंडिकेट कर रहा हूँ, ए बी सी। तो ए बी सी ये 3 जीन थे, ये 3 जीन रिपीट हुए और रिपीट एकदम क्रम से हैं, उसी सीक्वेंस में हैं और लगातार है। तो ये ए बी सी ये तो नॉर्मल जीन जो थे जो पहले से इस गुणसूत्र में उपस्थित है। अब ये ए बी सी जीन ये कहीं से आए होंगे और इसी क्रम में लगे हैं और इसी सीक्वेंस में लगे हैं। अभी से दोनों रिपीटिटिव के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, इसके बीच में और कोई जीन्स नहीं है। और बाकी के जो जीन्स हैं उसमें बाकी वैसे वैसे अरेंज रहेंगे, डी ई एफ, ये इसका सेंट्रोमियर, जी एच आई जे के एल। ये म्यूटेशन टेंडम डुप्लीकेशन के नाम से जाना जाएगा। सेकंड जो टाइप है रिवर्स टेंडम, इसमें क्या होगा, जिनका रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन सीक्वेंस उल्टी उल्टी हो जाती है। इसी को जैसे सेम मॉडल सेम फिगर, ये मान लीजिए क्रोमोसोम, इसमें नॉर्मल जीन ए बी सी। अब ए बी सी जीन रिपीट तो हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसका क्रम जो है उल्टा हो जाता है, सी बी ए। पहले वाले केस में आपने देखा ये जीन इसी सीक्वेंस में ए बी सी है, अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है उल्टी हो गई, सी बी ए। तो इस तरह का जो म्यूटेशंस होगा उसको बोलेंगे रिवर्स टेंडम। तो जिनकी पुनरावृत्ति है वो तो सीक्वेंस में ही है, लगातार है, लेकिन सीक्वेंस उल्टी होकर यहाँ पर अटैच हो रही है और बाकी जीन वैसे के वैसे ही हैं, डी ई एफ, ये सेंट्रोमियर, बाकी जीन जी एच आई जे के एल। तीसरी टाइप का जो डुप्लीकेशन है डिस्प्लेस्ड, इसमें क्या होगा, सीक्वेंस तो वही रहेगी, सीक्वेंस यहाँ पर उल्टी नहीं होती है, लेकिन जीन का वो सेगमेंट उस गुणसूत्र में दूसरे स्थान पर जुड़ जाता है। और इसमें ये पोजीशन हो सकती है
हाँ, ये जैसे क्रोमोसोम हाँ, इसमें जीन्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, हाँ, ये सेंट्रोमियर, जी, एच। अब एच के बाद में ये जो ए बी सी जो जीन था इसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, ए, बी, सी, इसके बाद में आई, जे, के, एल। अब इन तीनों डुप्लीकेशन आप देख रहे हो, पहले केस में जीन की पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन सीक्वेंस में और क्रम से है, बीच में कोई इंटरवल नहीं है। रिवर्स सेंटर में आप देख रहे हो म्यूटेशन कंटिन्यूस है लेकिन पुनरावर्तित खंड यहाँ पर उल्टा होके लग गया रिवर्स डायरेक्शंस में। और डिस्प्लेस में आप देख रहे हो सीक्वेंस रिपीट हो रही है लेकिन ABC के क्रम में नहीं है, उस गुणसूत्र में दूसरे स्थान पर इसका रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए इसको डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस तरह का जब डुप्लीकेशन हो तो किस तरह की बीमारियां हो सकती है, किस तरह के लक्षण प्रकट होंगे है। अब यहाँ पर यदि लाभदायक जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है उसमें केस में कोई घाटे का सौदा नहीं है। जो लाभदायक जीन है तो डेफिनेटली उससे जो बनने वाले प्रोटीन्स हैं वो भी यूज़फुल प्रोटीन्स बनेंगे। हाँ, प्रोटीन्स की अमाउंट यहाँ पर डबल होगी है। मान लीजिए यहाँ पर ए जीन है वो कोई प्रोटीन बना रहा था, अब ये दूसरा जो ए जीन है ये भी प्रोटीन्स बनाएगा, तो प्रोटीन्स की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो यहाँ पर बढ़ गई। लेकिन कुछ केस में कई बार घातक परिणाम जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूँगा। एक ड्रोसोफिला का ही एग्जाम्पल है। ड्रोसोफिला में जैसे इसी खाली स्पेस में मैं बना रहा हूँ, ड्रोसोफिला में नॉर्मल जो आँख होती है ये गोलाकार होती है और आप जानते हो इंसेक्ट में कंपाउंड आई है। इंसेक्ट में एक आँख नहीं है, एक आँख के अंदर हजारों आँखें हैं छोटी छोटी जिनको ओमेटिडिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इनको फैसेट के रूप में जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन फैसेट्स को मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ। कंपाउंड आई गोल है और इसके अंदर ओमेटिडिया है वो प्रेजेंट है। अब इस तरह की जब आँख है तो इसका जीनोटाइप जो होगा, जेनिक कॉम्बिनेशन जो होगी वो होती है A/A, यानी होमोजाइगस कंडीशन है और जीन जो है वो एक एक है यहाँ पर। अब मान लो ए कंडीशन में क्या होगा, ये आँख जो है अंडाकार हो जाती है, इसकी साइज छोटी हो जाती है, इसमें ओमेटिडिया की संख्या जो है वो कम हो जाती है। इस केस में इसकी जो जेनिक कॉम्बिनेशन है वो होती है हेटेरोजाइगस टाइप की, यानी एक गुणसूत्र पे ए जीन है वो 2 हो गए, दूसरे गुणसूत्र पे ये जीन ए ही है। यहाँ पर ए जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन हो रहा है तो यहाँ पर आँख जो पहले गोल थी वो अंडाकार होगी, आँख में जो ओमेटिडिया 1000 थे उन ओमेटिडिया की संख्या कम होगी। मान लो इन दोनों ही गुणसूत्र के ऊपर डुप्लीकेशन हो जाए, उस केस में आँख है और छोटी हो जाएगी। हाँ, इसमें ओमेटिडिया की संख्या और कम हो जाएगी और इसका जेनिक कॉम्बिनेशन इस तरह का हो सकता है AA/AA। इसका मतलब क्या हुआ,
दोनों क्रोमोसोम्स पे जीन्स का डुप्लीकेशन हो गया है। यही जीन यदि 3 बार रिपीट हो जाए ट्रिपल डोज में, उस केस में अपन देखते हैं कि आँख जो होती है एकदम वेस्टिजियल हो जाती है और इसमें ओमेटिडिया जो है उसकी संख्या रिड्यूस्ड हो जाती है और इसका जेनिक कॉम्बिनेशन इस तरह का हो जाएगा ट्रिपल ए सिंगल ए। तो जो जो ए जीन यानी आँखों को कंपाउंड आई के ओमेटिडिया को फैसेट्स को बनाने वाला जीन जो जो रिपीट होगा, कंपाउंड आई की शेप छोटी होती जाती है, साइज छोटी होती जाती है और उसकी आकृति पहले स्फेरिकल है, फिर वो अंडाकार होगी, फिर इलिप्टिकल होगी, बाद में छड़ के समान होती है। और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ड्रोसोफिला में बिना ओमेटिडिया की आंखें बने। अब जब बिना ओमेटिडिया की कंपाउंड आई बनती है तो ड्रोसोफिला को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस डुप्लीकेशन का। कई बार अब ये जो पंखों की सिराई मैंने बताई है, पंखों में जैसे कोस्टा वेन है, सब कोस्टा वेन है और पर्टिकुलर वेन जो होती है वो पर्टिकुलर जीन से बनती है। अब मान लीजिए कोस्टा वेन को बनाने वाला जीन यदि सिंगल है तो कोस्टा वेन सिंगल बनेगी, पतली बनेगी। अब मान लीजिए कोस्टा वेन को बनाने वाला जीन यदि डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया, उस केस में क्या होगा, ये जो कोस्टा वेन है ये बनेगी लेकिन मोटी हो जाएगी। इसको मैं इधर बना दूं। कोस्टा वेन तो इसमें पंख में बनेगी लेकिन कोस्टा वेन जो पतली बननी चाहिए वो वेन पतली बनने की बजाय क्या होगी, मोटी बन जाएगी। तो यहाँ पर अलग अलग जो सिराएं हैं, अलग अलग सिराएं अलग अलग जीन से बनती हैं और वो जीन यदि सिंगल हैं तो सिरा एकदम पतली बनती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन एकदम वेनेशन है उसका एकदम प्रॉपर होता है, सिस्टमेटिक होता है। लेकिन उस वेन को बनाने वाले जीन में जब डुप्लीकेशन हो जाएंगे तो ये सिराएं क्या होती है, मोटी हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। और ड्रोसोफिला इस मामले बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या बहुत कम है, ड्रोसोफिला में म्यूटेशन की दर बहुत फास्ट है, ड्रोसोफिला एनवायरनमेंट के फैक्टर से बहुत जल्दी प्रभावित होती है, ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। इसे आज का जितने भी जीन संबंधी जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जेनेटिक्स के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ड्रोसोफिला पे किए जाते हैं, प्लांट्स में न्यूरोस्पोरा पे किए जाते हैं क्योंकि हफ्ते भर में आपको जनरेशंस मिल जाती है और आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका परिणाम आपके सामने है 10 दिन बाद में। तो लाइफ स्पैन शॉर्ट होने के कारण, जीन सेंसिटिव होने के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड होने के कारण ड्रोसोफिला को एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल इसको यूज़ में किया जाता है। तो डुप्लीकेशन के ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किए हैं। एक एग्जाम्पल में आप देख लो जो जो ओमेटिडिया को कंपाउंड आई को बनाने वाला जीन्स जो जो डुप्लीकेशन होगा, आँखों की साइज़ छोटी हो रही है और लास्ट में छड़ जैसी आँख जो होती है, रोड शेप आँख जो होती है वो डेवलप होती है। तो ये सेकंड टाइप का पैटर्न डुप्लीकेशन।